So, hello, my name is Dr. Sugandh Dixit. I'm a clinical psychologist, and my main area of work has been anxiety and trauma. So, today आज हम लोग बात करेंगे एंजाइटी के बारे में और कुछ टेक्निक सीखेंगे कि एंजाइटी जब हमें एक्सपीरियंस होती है तो हम एक हेल्प कैसे कर सकते हैं अपने आप को. व्हाट आर सम ऑफ द बेसिक स्किल्स दैट वी कैन यूज. ऑफ कोर्स हमें पता है कि हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की नीड अलग होती है. तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट हर एक इंसान के लिए कोई डिफरेंट टेक्निक जो है वो काम कर सकती है. लेकिन मैं आपको नंबर ऑफ टेक्निक्स दूंगी सो दैट व्हेन यू नो बिगिन टू अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल योर एंजाइटी, आप अपने आपके पास एक स्किल सेट हो जिसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग वो स्किल यूज कर सकते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हो. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद दी एंजाइटी क्या होती है, हाउ डू पीपल रियली एक्सपीरियंस एंजाइटी. सो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट एंजाइटी इज कि हर इंडिविजुअल एक अलग तरीके से एंजाइटी एक्सपीरियंस करता है. कभी कभी हमें फियर हो सकता है, कभी कभी वी फील दैट वी आर आउट ऑफ कंट्रोल. हमारे थॉट्स जो होते हैं वो एकदम रेसिंग होते हैं, जैसे कुछ दिमाग के अंदर चल रहा हो, भाग रहा हो. समटाइम्स इट कैन फील बॉडी के अंदर कहीं पे ऐसा लग रहा हो कि कुछ एक्सपीरियंस हो रहा हो, जैसे एक टेंशन सी महसूस हो रही हो. समटाइम्स पीपल कैन फील वरिड, समटाइम्स पीपल कैन फील फियर, समटाइम्स पीपल कैन बी वेरी वरिड अबाउट द फ्यूचर. कोई रैशनल फियर नहीं होता, कोई रीजन नहीं होता, पर एक घबराहट सी होने लगती है बॉडी के अंदर. और कभी कभी इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो फील पैनिक अटैक और नाइटमेयर्स. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें एंजाइटी के बारे में सोचने की और समझने की जरूरत है वो ये है कि हर टाइप की एंजाइटी खराब नहीं होती है, बुरी नहीं होती है, डेंजरस नहीं होती है. एक्चुअली एंजाइटी जो होती है वो हमारे बॉडी और माइंड का सिस्टम होता है, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें कभी कभी सेफ फील कराने के लिए. एंजाइटी के टाइम पे कभी कभी हम क्रिएटिव सोल्यूशंस भी सोच सकते हैं. जब हम किसी चीज से फियर कर रहे होते हैं, हम डर रहे होते हैं, तो हम उसके बारे में ज्यादा सोल्यूशंस सोचने की कोशिश करते हैं. सो one can reframe that not all anxiety is bad. Sometimes anxiety can be helpful in helping us find new solutions, be creative, think of finding different ways to handle a problem. या फिर कभी कभी हमारी बॉडी और माइंड, जैसे मैंने कहा, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए भी एंजाइटी फील कर सकती है. सो सबसे दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है एंजाइटी के बारे में समझने के लिए, कि हमें एंजाइटी ऐसा फील कराती है और हम उन मोमेंट्स पे एंशियस सबसे ज्यादा फील करते हैं जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, जब चीजें ऑर्गेनाइज नहीं होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अभी कोविड-19 की बात करें, तो हमारे वर्ल्ड के अंदर, हमारे रिचुअल्स के अंदर, हमारे रूटीन के अंदर एक अनसर्टेनिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी सी है. हमें पता नहीं है लॉकडाउन कब तक होगा, हम अपने वर्क स्पेसेस में कब तक वापस जा पाएंगे. नॉर्मल की डेफिनेशन जो है वो हमारे वर्ल्ड के अंदर अब चेंज हो चुकी है. तो हमारे लिए हमें आउट ऑफ कंट्रोल लगता है, हमारी चीजें जो पहले हमें स्टेबल लगती थी वो अब स्टेबल नहीं लगती हैं. तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है कि एंजाइटी तब ट्रिगर ज्यादातर होती है जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल लगती हैं, प्रिडिक्टेबल नहीं लगती हैं, प्लान नहीं लगती हैं. अब इन सब चीजों का एक्सपीरियंस जो है, इन सब चीजों की जो रिलेशनशिप है, वो एक स्पेशल एबल पॉपुलेशन या डिफरेंटली एबल पॉपुलेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड है, हमारी जो सोसाइटी है, वो बहुत सारे नॉर्म्स के अंदर, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रिपेयर्ड ही नहीं होते डिफरेंट टाइप की बॉडीज को अडेप्ट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, वर्क फोर्सेज, यूनिवर्सिटीज, ऑफिसेज, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट करते हैं उसके अंदर जो लैकिंग है वो ये है कि सारे सपोर्ट स्ट्रक्चर्स हर टाइप की बॉडी के लिए अवेलेबल नहीं होता. हम एक एवरेज पॉपुलेशन निकाल के एक एवरेज टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं जो हर बॉडी को कंटेन नहीं कर सकता, हर बॉडी के सपोर्ट नहीं कर सकता, हर बॉडी के लिए एडवांटेजेस नहीं होता. ये सबसे जरूरी हमारे लिए बात करना इसलिए जरूरी है कि दिस एड्स ऑन टू द फीलिंग ऑफ फीलिंग आउट ऑफ कंट्रोल, feeling that things are not planned. I would not know if I have to go to a restaurant. Then is there a ramp? Is there a lift that is there to support my body? तो ये कभी कभी स्पेशल पॉपुलेशन, स्पेशली एबल पॉपुलेशन के लिए और डिफरेंटली एबल पॉपुलेशन के लिए एक एडेड स्ट्रेस हमारी लाइफ के अंदर ऐड कर देते हैं. rather than feeling supported, we feel more anxious sometimes, क्योंकि बाहर के इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, हमारी सोसाइटी की चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन टू अंडरस्टैंड कि ये जो स्ट्रेस है, ये जो एंजाइटी है, कभी कभी सोसाइटी की वजह से ज्यादा एक्सपीरियंसेस होती है.
and an individual who is specially abled and differently abled has to do a lot of mental labor. अपने हमें ज्यादा उसकी जरूरत पड़ती है अपने माइंड को यूज करने की, अपने इमोशंस को यूज करने की, टू प्लान आवर डे अहेड, टू नॉट, इट कैन बिकम हार्ड टू बी इम्प्रॉम्प्टू, इट कैन हैव क्वेश्चंस कि मैं अपना डे किस तरह से प्लान करूं, मैं कहाँ जाऊं, ये सारी अनसर्टनिटीज हमारी लाइफ के अंदर ज्यादा बढ़ सकती हैं बिकॉज वी डोंट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट आवर बॉडी. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है हमें रिकॉग्नाइज करने का कि not all anxiety is just in my mind, it is also because of a social deficit that is present in our world. लेकिन कुछ स्किल सेट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं in order to support ourselves, in order to make us feel more less vulnerable, in order to enjoy and make the best of our strengths and to support our strengths, so support our body in different ways. तो मैं आपको 5-6 कुछ स्किल्स बताने की कोशिश करूंगी जिससे आप अपनी लाइफ के अंदर अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइम पे यूज कर सकते हैं. नंबर वन स्किल जो हम कहते हैं उसे कहते हैं मेकिंग फ्रेंड्स विद योर बॉडी. इसका मतलब क्या है कि यू नो ऑफन वी थिंक ऑफ आवर बॉडी एज आवर एनिमी. वी थिंक कि हमारी बॉडी हम एक्सरसाइज करते हैं या हम अपनी बॉडी के बारे में सोचते हैं या हम अपने लुक्स के बारे में कभी कभी सोचते हैं, तो हम इस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं कि मेरी बॉडी ये नहीं कर सकती, मेरी बॉडी इस तरह से दिखती है. बट इफ वी चेंज आवर लेंस, अगर हम अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करें और हम दिन में ये नोटिस करने की कोशिश करें कि हमारी बॉडी हमारे को किस तरह से सपोर्ट करती है, हमारी बॉडी क्या क्या एक्स्ट्रा कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज कर सकती है जो हम कभी कभी रिकॉग्नाइज भी नहीं कर सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या स्पेशल एबिलिटीज हैं जो हमें सपोर्ट करती हैं, हमारे माइंड को सपोर्ट करती हैं, तो वो हमारी बॉडी को हमारा फ्रेंड बना देती है rather than thinking of your body as your enemy. आप अपनी बॉडी से लड़ने की बजाय उसके दोस्त बनने की कोशिश करते हैं. इसके लिए आप एक एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक ब्लाइंड प्रोफेसर है, बिकॉज उस ही डजंट नीड लाइट, तो उसके रूम के अंदर लाइट फॉर एग्जाम्पल नहीं है, एंड अ स्टूडेंट वॉक्स इन और स्टूडेंट को अपना एक असाइनमेंट करना है. वो जब असाइनमेंट करती है तो ऑफ कोर्स लाइट नहीं है एंड दैट इज समथिंग दैट शी नीड्स. उसको असाइनमेंट देखना है इसलिए उसे असाइनमेंट चाहिए कि वो देख सके. अब उसके ऊपर एक नीड है, उसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, उसको एक चीज चाहिए जो प्रोफेसर के पास है. आफ्टर 5 मिनट्स प्रोफेसर रियलाइजेस कि लाइट जो है वो बंद है और वो खोल देता है उस लाइट को. नाउ प्रोफेसर हैड द कैपेसिटी, उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है टू रीड, टू एग्जिस्ट विदाउट द लाइट. इस केस के अंदर जिसको हम सोचते थे कि जिसके पास एबिलिटी है उसको एक एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है, लाइट की जरूरत है. इसी तरह से हम अपनी बॉडी के बारे में भी सोच सकते हैं कि काफी सारे सपोर्ट सिस्टम्स जो है हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, उससे हम अपनी बॉडी को अपना फ्रेंड कैसे बनाएं. फॉर एग्जाम्पल जब हम एंजाइटी फील करते हैं तो वो ज्यादातर हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स के अंदर फील होती है, चाहे वो सर में हो गया या पेट में हो गया या कहीं पेन हमें महसूस हो सकता है. सो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद दैट पेन वी कैन आस्क आवर बॉडी, व्हाट इज माय बॉडी ट्राइंग टू से, मेरी बॉडी मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रही है. अगर मेरे स्टमक के अंदर या मेरे चेस्ट के अंदर टेंशन हो रही है तो मैं उससे बात कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल यू कैन आस्क योर बॉडी, आई फील टेंशन इन माई बॉडी, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से टू मी. अगर हम उस तरह से अपनी बॉडी से बात करने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए हमारी बॉडी जो है वो फ्रेंड बन जाती है और हम उससे नए नए टाइप के अपने अपने बॉडी अपने माइंड के बारे में ज्यादा चीजें समझ सकते हैं. सो फर्स्ट टिप इज टू मेक body your friend by talking to your body, by voicing its concern. Second, आप अपनी बॉडी के साथ कर सकते हैं find new creative ways to connect with your body. Instead of like I said थिंकिंग ऑफ एक्टिविटीज जो आप नहीं कर सकते, वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आप नए क्रिएटिव तरीके से अपनी लाइफ के अंदर कर सकते हैं. सिंपल मूवमेंट्स लाइक मूविंग योर हैंड, मूविंग योर लेग, मूविंग योर हेड. जिस तरह से आपकी बॉडी हिलना चाहती है अपनी बॉडी से बात करें, मेरा हाथ ऐसे जाने का मन कर रहा है तो उसको ऐसे जाने दें. एक्सपीरियंस करें मुझे क्या फील हो रहा है उस मोमेंट पे, क्या मुझे रिलैक्स फील हो रहा है या मुझे टेंशन फील हो रही है. आस्क योर बॉडी में मैं टेंशन रिलीज करने के लिए क्या मूवमेंट कर सकती हूँ, मेरी शायद मेरी बॉडी ऐसा करने के लिए है. So in this way, you are finding a new way to connect with your body and to listen to your body. Remember, like I said, anxiety जो होती है वो सबसे पहले बॉडी के अंदर एक्सिस्ट करती है. नंबर 3 जो आप अपनी बॉडी के साथ कर सकते हैं वो है सिंपल एक्सरसाइजेस.
अगर आप अपनी बॉडी के साथ 5 या 10 मिनट भी एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, जो भी एक्सरसाइज आपके लिए कंफर्टेबल हो, हमारा ब्रेन जो होता है वो सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जो हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं काम डाउन करने के लिए, उसे रिलैक्स करने के लिए, उसको ग्राउंडेड फील कराने के लिए, उसे सपोर्ट देने के लिए. So these can be done through the body, talking to your body, doing exercise, and finding new creative ways to connect with your body, noticing what your body can do rather than what your body cannot do. And you will be surprised कि आपको अपनी बॉडी के बारे में एक नई चीजें पता चले. सेकंड जो है वो एक स्किल है जिसे हम कहते हैं कैरेक्टर स्ट्रेंथ. कैरेक्टर स्ट्रेंथ का मतलब होता है हम अपनी बॉडी के बारे में ये सोचते हैं कि वो क्या नहीं कर सकता है, इसीलिए हम अपने बारे में भी इसी तरह के ओपिनियंस बनाते हैं कि हम क्या नहीं कर सकते हैं. बट इफ वी शिफ्ट आवर पर्सपेक्टिव एंड थिंक ऑफ मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरा कैरेक्टर किस तरह से स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्टिव है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सोचता हूँ कि मैं क्यूरियस इंसान हूँ, मैं एक केपेबल इंसान हूँ, मैं एक काइंड इंसान हूँ. So think of ways in which you are curious, in which you are kind, है ना. पूरे वीक के अंदर हर एक एरियाज में एक्सप्लोर करें. हाउ कैन आई बी मोर काइंड एट वर्क, हाउ एम आई मोर क्यूरियस एट वर्क, हाउ एम आई क्यूरियस विद माई एम्प्लॉयज, हाउ एम आई क्यूरियस विद माई फैमिली मेंबर्स. कोई नए तरीके से जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए. 5 डायमेंशन चूज करिए: वर्क, family, relationship, maybe employee, maybe your child, and think of मैं ये characteristics जो मैंने सोचता हूँ मेरी strength है, उसको मैं कैसे और अपनी लाइफ का पार्ट बना सकता हूँ. इसको प्रैक्टिस करिए. इसका ऑपोजिट भी आप कर सकते हैं. इसका ऑपोजिट का मतलब है कि जो चीज आपको लगता है आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है मैं असर्टिव नहीं हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो हम क्या करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग्स, जो हमें लगता है हमारी वीकनेस है, हम ये पूरे दिन अपने दिमाग में सोचते रहते हैं मैं ये नहीं कर सकता. हमें इसके ऑपोजिट एविडेंस को ढूंढने की जरूरत है. इसका मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो दिन में एक हफ्ता रखिए और उसके बाद नोटिस करिए हर रोज कि आपने ऐसी कौन सी एक्टिविटी करी जिसके अंदर आपको कॉन्फिडेंट फील हुआ. उससे आपके माइंड को ये थॉट जो है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, उसको फाइट करने के लिए एक ऑपोजिट एविडेंस मिलेगा कि नहीं, मैं स्ट्रांग हूँ, मैंने कॉन्फिडेंट था इस चीज के अंदर. इट विल हेल्प योर माइंड टू बिलीव दैट यू आर कॉन्फिडेंट. तो सेकेंड स्टेप इज, फर्स्ट इज टू मेक फ्रेंड्स विद योर बॉडी. सेकेंड इज टू फाइंड योर कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड प्रैक्टिस इट इन 5 डिफरेंट पीपल, चाहे वो वर्क है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो एम्प्लॉयज है, and do the opposite with something that you feel is your weakness. थर्ड जो स्किल है उसे हम कहते हैं मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज. इसको सिंपल इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जब हम एंशियस होते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो एकदम टाइट हो जाती है, वो कंस्ट्रिक्टेड फील करती है. हमारे लेग्स जो होते हैं वो ऐसा लगता है कि टाइट हो गए. तो जब हम अपनी रोज की प्रैक्टिस में ये करने लगते हैं कि 5 मिनट्स हम अपनी बॉडी को आप ऊपर से लेके नीचे तक टाइट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल 10 सेकेंड्स के लिए अपने हेड को थोड़ा टाइटनेस फील करिए एंड देन से टू योर सेल्फ रिलैक्स. देन यू गो डाउन टू योर लोअर बॉडी, टाइटन सम ऑफ योर मसल्स एंड से रिलैक्स. 5 सेकेंड्स आप अपनी मसल्स को टाइट करेंगे, 10 सेकेंड्स आप उसे रिलैक्स करेंगे. उससे क्या होगा, आप ऊपर से नीचे तक ये 10 मिनट्स की एक्सरसाइज जब करेंगे, सो यू विल रियलाइज कि आफ्टर 1 वीक when your body will automatically feel stressed or anxious, या अगर उनको लगता है कि अगर टाइटनेस जब उसे फील होगी तो वो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन को बोलेगा रिलैक्स. तो जो आपने प्रैक्टिस करी थी कि पहले मैं टाइट करूं 5 सेकेंड्स के लिए और 10 सेकेंड्स के लिए रिलैक्स करूं, वो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली समझ जाएगा जब आप एंक्शियस होंगे कि आपको रिलैक्स करना है. इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो फायर ड्रिल कभी कभी होती है हमारे ऑफिस के अंदर या कहीं भी, तो फायर ड्रिल के अंदर हम प्रैक्टिस करते रहते हैं जब एक्चुअल में फायर होती है, ताकि हमारे पास स्किल्स हो उन चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए, उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए. तो आप जिस दिन एंशियस नहीं भी फील कर रहे हैं, अगर आप ये करेंगे मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, तो इट विल हेल्प यू इन द मोमेंट व्हेन यू आर एंशियस. तो ये थर्ड स्किल हो गई हमारी. फर्स्ट, मेकिंग बॉडी योर फ्रेंड. सेकेंड, कैरेक्टर स्ट्रेंथ. थर्ड इज मसल स्ट्रेंथनिंग. इसी से कनेक्टेड एक और एक्सरसाइज एंजाइटी के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, जिसको हम कहते हैं स्लो ब्रीदिंग. स्लो ब्रीदिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि
जब हम लोग एंशियस होते हैं तो यूजुअली हमारे जो चेस्ट होती है, हमारी जो बॉडी होती है, उसको और ऑक्सीजन की जरूरत होती है, पर क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो किसी डेंजर के लिए फाइट करने में बिजी हो जाता है, तो वो ब्रीदिंग लेना, डीप ब्रीदिंग लेना भूल जाता है, बिकॉज ब्रेन इज ऑक्यूपाइड इन सम अदर फंक्शंस, राइट? So when you breathe slowly, when you breathe heavily and deeply, you allow your brain to get more oxygen. It allows your brain to relax. It allows your body to relax. So slow and deep breathing. There are two things that would be helpful अगर आप करें इस टाइम पे जब आप anxious और stress हो. Number one is you breathe in thinking कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, मुझे काइंडनेस चाहिए, मुझे लव चाहिए, मुझे हीलिंग चाहिए, मुझे नर्चरेंस चाहिए. आप ये सारी चीजें जो आप क्वालिटीज अपने अंदर रखना चाहते हैं, जो आपके लिए जरूरी है, उनको इमेजिन करिए कि आपके एक एक सेल के अंदर जा रही है. And when you breathe out, you try to imagine some of the things that you want to get rid of, like conflict, like hurt, sadness, anger. तो इससे हमारा जो बॉडी है, हमारा जो माइंड है, वो अच्छी चीजों के लिए प्रिपेयर होता है कि that it can allow yourself to feel some nurturance, some healing, some love, and it allows you to throw out. It's like a cleaning exercise that your body is doing through breathing in and breathing out. It allows you to expand yourself inward, and बाहर वो सारी चीजें जो हमें टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट, वरी देती है, वो रिलीज होने लग जाती है, and your body becomes more capable and more strong in thinking of ways to be less anxious. ठीक है, तो ये हमारी फोर्थ टेक्निक हो गई. नेक्स्ट टेक्निक जिसे हम कहते हैं, उसे कहते हैं माइंडफुलनेस. आपने इसके बारे में बहुत सारी जगह पे शायद पढ़ा भी होगा. इफ यू इमेजिन, हमारे आजकल की जो वर्ल्ड है, आजकल की जो दुनिया है, उसमें हम इतने रश्ड अप रहते हैं कि हमें स्लो होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं मिलती है. वी आर ऑलवेज रशिंग. Of course, due to the COVID-19, everybody has been forced to slow down in their life. हर किसी के अंदर एक स्लोनेस आ गई है. तो जब हमारी डेली रूटीन्स होते हैं, तो हम हमेशा हर चीज जल्दी जल्दी करते हैं. एंड वी आर ऑल्सो ऑलवेज डूइंग एवरीथिंग फॉर द फ्यूचर. हम हर चीज फ्यूचर के लिए कर रहे होते हैं, जैसे फ्यूचर हमारे कंट्रोल में है. माइंडफुलनेस एक्चुअली टीचेस अस कि एक्चुअली में रियलिटी तो यही है कि फ्यूचर हमारे कंट्रोल में नहीं है. सो हाउ कैन वी बी बेस्ट प्रेजेंट टू नाउ? अभी जो हम कर रहे हैं उसके साथ हम कैसे बैठे, उसके साथ हम कैसे इंजॉय करें, उसे हम कैसे, उससे लड़े नहीं पर उसके साथ दोस्ती करें. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिंपल सा एग्जाम्पल लें कि जब हम खाना खाते हैं, सो व्हाट वुड इट मीन, हम इतनी जल्दी जल्दी रश करके खाना खाते हैं कि बस हमें खाना खाना है और नेक्स्ट टास्क पे जाना है. बट व्हाट इफ वी स्लो डाउन, वी ईट आवर फूड, इंजॉय एंड चेरिश आवर फूड. उसकी स्मेल कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है, उसके फ्लेवर्स कैसे हैं, उस वो किस तरह से हमें फील करता है हमारे अंदर जाते हुए. इट अलाउज अस टू बी मोर प्रेजेंट टू ईटिंग. इससे क्या होता है, हम अपनी लाइफ के अंदर चीजों को लेके बहुत अप्रिशिएटिव होते हैं. इससे हमें छोटी छोटी चीजों के अंदर की ब्यूटी दिखनी शुरू होती है, जो हमारे माइंड के लिए बहुत हेल्पफुल होती है टू रिलैक्स. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर रशिंग एंड वी आर नॉट enjoying what is present in front of us. सेकेंड माइंडफुलनेस की टेक्निक होती है एक्सेप्टेंस. कभी कभी जब हम एंशियस फील करते हैं, तो हम अपने थॉट से लड़ने की कोशिश करते हैं. जैसे हम ये सोचने की कोशिश करते हैं कि मैं ऐसे क्यों फील कर रहा हूँ, मुझे सैड नहीं फील करना, मुझे वरी नहीं फील करनी, मुझे एंगर नहीं फील करना. तो ये सारे जो इमोशंस में हम लड़ाई करते हैं, इससे हम बहुत थक जाता है हमारा माइंड. माइंडफुलनेस कहने की कोशिश करता है कि इमेजिन करें कि ये थॉट्स जो है ये क्लाउड की तरह है, जो आते हैं और चले जाते हैं. For example, if there is a cloud of worry coming, I feel worried. So you say to yourself, I feel worried. मैं परेशान हूँ. पर instead of fighting कि मैं परेशान क्यों हूँ, मुझे परेशान नहीं होना चाहिए, you just say, let it pass. इसे जाने दो. Imagine करें कि वो एक cloud है. You say, I feel worried, and you let it go. You say, I feel sad. You acknowledge that emotion or let it go. क्लाउड की तरह अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें, इमेजिन करने की कोशिश करें, ताकि जब वो आए तो वो पास हो जाए, रादर देन हम उनसे लड़ाई करने की कोशिश करें. तो ये माइंडफुलनेस की सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है कि आप अपने थॉट्स, अपने इमोशंस के साथ अटैच ना होकर उन्हें पास होने दें, जैसे वो एक रिवर हो, जैसे वो एक नदी हो. वो हमारे दिमाग में आते हैं और चले जाते हैं. हम रिवर से लड़ाई करने की कोशिश नहीं करते, वैसे ही हम अपने थॉट से लड़ाई करने की कोशिश नहीं करते.
नेक्स्ट एंड लास्ट जो तरीका है एंजाइटी को कभी कभी हैंडल करने के लिए, उसे हम कहते हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि हमारा जो माइंड है उसको जब हम चीजें इमेजिन कराते हैं तो वो उसी तरह से फील करने की कोशिश करता है जिस तरह से वो चीजों को इमेजिन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा माइंड कुछ अच्छी हैप्पी जगह इमेजिन करता है, इमेजिन अ प्लेस वे यू फील वेरी सेफ, जहाँ पे आप सेफ फील करते हैं, खुश फील करते हैं। अक्षत का एक क्वेश्चन है। अक्षत, let कि what we have to do when feeling brain pressure of something। अक्षत, पहले तो सबसे पहले हमें ये सोचने की कोशिश करनी पड़ेगी कि हम किस चीज से परेशान हैं और वो हमारे आगे की लाइफ को किस तरह से इम्पैक्ट करती है। So what are we really worried about and how it impacts the future that we have? Then taking a step by step process and understanding कि जिस तरह से हमें प्रेशर फील हो रहा है उसके हमारे लाइफ के अंदर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। हम बहुत ज्यादा फ्यूचर में, जैसे मैंने कहा, हम ऑक्यूपाइड हो जाते हैं कि फ्यूचर में आगे क्या करना है, फ्यूचर में आगे क्या चीजें होंगी, तो कभी कभी वो प्रेशर जो है वो उस चीज का होता है कि फ्यूचर किस तरह से होगा। तो अगर हम स्टेप बैक लें और अपने फ्यूचर पे इमेजिन ना करने की जगह हम अभी सोचें कि अभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या 5 स्टेप सिंपल कर सकते हैं, it can help us in feeling a little bit of control over the things. So instead of trying to see your problem as कि इतनी सारी चीजों को मुझे अभी हैंडल करना है, you can simplify your problems into step by step process। मेरी प्रॉब्लम है क्या, उसको करने के लिए मुझे क्या 5 स्टेप्स करने पड़ेंगे, राइट इट डाउन एंड देन थिंक ऑफ द easiest step that you can start doing। what it will help you in is feeling competent, कि मैं competent कैसे फील कर रहा हूँ। जब मैं एक छोटा सा चीज उस गोल के लिए या उस प्रॉब्लम के लिए करूंगा तो मेरी अपने आप फीलिंग ये होगी कि मैं इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता हूँ। तो अपनी प्रॉब्लम को लिखिए पहले, उसके बाद उसका 10 स्टेप या 5 स्टेप क्या हो सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए उसको लिखिए। फिर उसके बाद सबसे इजी जो उसके लिए स्टेप ले सकते हैं उससे शुरुआत कीजिए। सो दैट वुड हेल्प यू इन फीलिंग अ लिटिल बिट ऑफ कंट्रोल ओवर थिंग्स। तो लास्ट हम जो पॉइंट कह रहे थे विजुअलाइजेशन का, तो विजुअलाइजेशन एक्चुअली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक होती है हमारे ब्रेन के लिए, अपने ब्रेन को इमेजिन करने के लिए कि वो एक कौन सी ऐसी जगह है जिसके अंदर आप सेफ फील करते हैं, वो स्मेल कैसे करती है, वो उसके वो दिखती कैसे है, उसके कलर्स क्या हैं। सो whenever you feel anxious, you try to sit with yourself and try to imagine that place जहाँ पे आप सेफ फील करते हैं, जो सुंदर है, जो जिसके स्टेप्स जिसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, and then you touch that place, you experience that place। this will help your mind to understand कि हम किस तरह से अपनी say to yourself, I'm letting go of tension, I'm feeling relaxed। So this can be another technique। Lovely के एक question है, hello ma'am, what should we do when we are having multiple thoughts coming in our mind while doing some important task and we are not able to overcome them? Kindly share your ideas। Lovely, that's a very nice question। See, one of the things that you can start doing is, जैसे हमने कहा कि कभी कभी जब हमारे पास बहुत सारे थॉट्स आते हैं तो हमारा एक ब्रेन जो होता है वो क्लाउड और एक वेब की तरह बन जाता है कि उसमें एक थॉट आता है जल्दी एंड देन द सेकंड थॉट स्टार्ट्स कमिंग अप। सो वी डू नॉट हैव टाइम टू स्पेशली जब हम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, ये फीलिंग हमें बहुत ज्यादा आती है क्योंकि हम पूरे दिन में अपने साथ नहीं बैठते हैं। these thoughts come in like a web, एक स्पाइडर की तरह आपके दिमाग में आते हैं और आपको क्लाउड कर देते हैं। इसके लिए बेस्ट टेक्निक आप ये कर सकते हैं कि फर्स्ट स्टार्ट सिटिंग विद योरसेल्फ फॉर 10 मिनट्स एवरी डे। 10 मिनट्स अगर मुश्किल लगते हैं कि 10 मिनट अपने आप से बात करना या अपने साथ बैठना बहुत मुश्किल है, ट्राई टू सिट विद जस्ट 5 मिनट्स और 1 मिनट एवरी डे। ओके, व्हेन यू सिट देन ट्राई टू पुट योर लेग्स, जो हमारे फीट हैं उनको ग्राउंड पे रखने की कोशिश करें। उससे क्या होता है, हमारे बॉडी को सपोर्ट फील होता है कि हम स्ट्रांग हैं। then you sit with yourself, close your eyes and say lot of thoughts will start coming, right? जब वो थॉट्स आने लगे तो आप उनको से लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे उस मोमेंट पे। जैसे आपने ये आपके दिमाग में थॉट आया, आज मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कल भी कुछ नहीं किया था, आई वॉज नॉट प्रोडक्टिव दैट डे।
So you sit with yourself, this thought comes in. I am not productive. Why am I not productive? I should have done this. I should have done that. You say to your mind, stop, right? एक बड़ा सा उसे बोलेंगे stop. Then you start to say, take in few more deep breaths, allow that thought जो आपके दिमाग में आए. Let's say अगर ये thought है कि मैंने आज कुछ काम नहीं किया, you imagine that thought to be a cloud. एक cloud की तरह उसे imagine करने की कोशिश करें. आप बैठे हैं, आपकी eyes close है, और then you let that cloud go away, right? Second thought आया, मैं क्यों हमेशा काम नहीं करती हूँ? Why do I not put in deadlines? पे complete क्यों नहीं करती हूँ? Imagine that thought to be a cloud and let it pass. जो हमारे में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है जब इतने सारे थॉट्स आ रहे होते हैं कि हम उनसे लड़ाई करने की कोशिश करते हैं कि वो रुक जाएं. Instead, if we sit with them for 10 minutes and let them pass like a river, like a cloud, that it allows them to just go away. आपको ह्यूमन बींग्स के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज समझनी होगी कि हम जिस भी चीज को सबसे ज्यादा दबाने की कोशिश करते हैं, जितने भी थॉट्स और इमोशंस को नीचे दबाने की कोशिश करते हैं, वो उतने ही एफर्ट के साथ आने की कोशिश करते हैं. तो जब हम उन्हें अपने फ्रेंड की तरह एक्नॉलेज कर लेते हैं, एक छोटे बच्चे की तरह एक्नॉलेज कर लेते हैं, थिंक ऑफ योर थॉट्स एज लिटिल चिल्ड्रन हु आर टॉकिंग टू यू. सो acknowledge them. Okay, I feel I was not productive today. Let it pass like a river. Let it pass like a cloud. जब आप धीरे धीरे माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज करने लगेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि आपके अंदर आपके जो थॉट्स जिनसे आप लड़ाई करने की कोशिश कर रहे थे वो बहुत कम हो जाएंगे आने. आप गूगल भी कर सकते हैं थोड़ी बहुत टेक्निक्स माइंडफुलनेस को करने की, 5 या 10 minutes, एंड दैट विल हेल्प यू एक्चुअली इन नॉट फाइटिंग विद योर थॉट्स बट लेटिंग योर थॉट्स फ्लो एंड इमेजिन देम टू बी लाइक क्लाउड्स. काफी सारी टेक्निक्स आप ऑनलाइन सीख सकते हैं. ये मैंने एक टेक्निक बताई है, इमेजिनिंग लाइक अ क्लाउड, but there can be other techniques that you can adopt which we call mindfulness techniques. 5 मिनट अगर आप शुरू करेंगे तो you will see a difference in terms of your thought. कोई और क्वेश्चंस और कोई और? ओके श्रेया का इट्स अ गुड क्वेश्चन. व्हाट डू do when body freezes before trying a new experience, even when your mind is rationalizing it with positive thought? That's a very good question, Shreya. So what you can do in those moments when your body freezes is, because हमारी बॉडी को ऐसा लग रहा होता है कि कोई डेंजर आने वाला है, कोई मुश्किल आने वाली है. इसीलिए अगर आपको याद पता होगा तो हमारी बॉडी जो होती है वो दो तरीके की चीजें करने की कोशिश करती है. या तो मैं इस चीज से लड़ सकती हूँ या मैं इस चीज से भाग सकती हूँ. जब हम फ्रीज हो जाते हैं तो हमारी बॉडी डर जाती है, उसे समझ नहीं आता वो एक्शन किस तरह से ले, क्योंकि कभी कभी कोई सिचुएशन इतनी थ्रेटनिंग होती है, इतनी डिफिकल्ट होती है कि हम उसे हैंडल नहीं कर पाते हैं, हमारी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होती है. इन दोज मोमेंट व्हेन योर बॉडी फ्रीजेस देयर आर टू थिंग्स दैट यू कैन डू. फर्स्ट, अपनी बॉडी को थोड़ा ऐसे मूव करने की कोशिश करें. ट्राई टू मेक योर बॉडी अ लिटिल बिट मूविंग. जब हम अपनी बॉडी को थोड़ा मूवमेंट देते हैं तो उससे वो कंट्रोल फील करती है. सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू इज स्टार्ट डूइंग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. अपनी जो ब्रीदिंग है उसको बहुत डीप और स्लो कर लें. जब आप ब्रीदिंग स्लोली एंड डीपली करेंगे तो आपकी बॉडी के पास जो ऑक्सीजन मिसिंग है फाइट करने के लिए, किसी चीज को, किसी स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए, वो ज्यादा अवेलेबल होगी आपकी बॉडी के अंदर, एंड देन इट विल हेल्प यू टू come back and fight the situation, come back and face the situation. So two practical things that you can start doing if your body freezes due to anxiety is, अपने हाथों और मूवमेंट को ऐसे हिला सकते हैं, अपने पाँव से ग्राउंड को फील करें ताकि आप और सपोर्टेड फील करें, एंड keep breathing deeply so that your body has more oxygen to fight the situation. And it is very normal to feel anxious when you're trying to have a new experience, क्योंकि आप में ट्रस्ट नहीं होता है कि मैं सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ या नहीं कर सकती. Remember, anxiety is a way to protect yourself. So your body is trying to say, is it safe for me to do this? Is it safe for me to be in this new experience? So when you breathe in, when you tell your body, it's okay, we can do this. If when you try to move your body, it feels safe. Yes, we are prepared to fight this new situation. So that's something that can be very helpful when your body freezes in new experience. Feeling your body, grounding your body.
So, Roop का question है कि whenever we try to do something new, some negative thoughts come up, how to overcome them? Usually, जब भी हम कोई नई चीज रूप, it's very important to reflect कि जब हम कोई नई चीज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो क्या वो नेगेटिव थॉट्स इसलिए आ रहे होते हैं क्योंकि हमारे अंदर हमारे कैपेबिलिटी को, हमारी एबिलिटी को लेके कॉन्फिडेंस नहीं है, या हमें अपने ऊपर डाउट होता है? ट्राई टू लिसन टू व्हाट वी कॉल एज सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक का मतलब है कि उस टाइम पे जो नेगेटिव थॉट्स आने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसकी आवाज में है? हो सकता है वो आपकी किसी फ्रेंड की आवाज हो सकता है वो आपकी किसी सिस्टर की आवाज हो सकता है वो कोई रिलेटिव की आवाज हो। ये सारी जो आवाजें होती हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे होते हैं, when we are growing up as children, when we are growing up, we hear a lot of things about ourselves. We hear positive things about ourselves also, we hear negative things also about ourselves. Strangely जो नेगेटिव चीजें होती हैं वो हम अपने बारे में ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तो then we are very fragile, we are more vulnerable, right? So we tend to think that this is us. अगर मेरे फ्रेंड को लगता है कि मैं लेट्स से स्टूपिड हूँ, तो मैं वो अपने पर्सनालिटी का पार्ट बना लेता हूँ। मैं अगर मैथ्स में एक बार फेल हो गया तो मैं ये सोचने लगता हूँ कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। All of these become part of our identity. When we are faced with a new experience, when we are faced with a new situation, all of those, जब हम anxious होते हैं या stressed होते हैं, वो सारी बातें जो हमारे बारे में लोगों ने कही होती हैं वो हमारे thoughts में चलने लग जाती हैं, हमारे mind में चलने लग जाती हैं। This is what we call as self talk, right? इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लें, ये आवाज किसकी है? मेरे पेरेंट्स की है, मेरे सिबलिंग की है, मेरे रिलेटिव की है, मेरे टीचर की है? जब आपने ये पहचान लिया कि वो टीचर की आवाज है या रिलेटिव की आवाज है जो हमेशा आती है जब भी मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ, सेकेंड स्टेप इज नाउ टू रिकॉग्नाइज कि ओके, इज इट ट्रू? तो जैसे हमने कैरेक्टर स्ट्रेंथ के बारे में बात किया, धीरे धीरे करके लेट्स से अगर आपको अपने बारे में हमेशा नेगेटिव थॉट आता है कि आई एम नॉट इंटेलिजेंट इनफ, राइट? सो यू टेक 5 दिन लीजिए अपने, और ऐसे एग्जाम्पल्स अपनी लाइफ के अंदर सोचने की कोशिश करिए पूरे दिन में, आज मैंने कौन से मोमेंट पे इंटेलिजेंट अपने आप को फील किया, ऐसे कौन सा काम था जो मैंने इंटेलिजेंटली किया, एंड स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ, स्टार्ट encouraging yourself about that. जब आप धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को और अपने माइंड को नए टाइप के सेल्फ टॉक देते रहते हैं, सेल्फ टॉक मतलब हम जो अपने आप से बातचीत करते हैं, जब उसे नई इंफॉर्मेशन हमारे बारे में मिलने लग जाती है, तो वो पुरानी इंफॉर्मेशन जो हमें रोकती है चीजों को लेके, वो कम थ्रेटफुल होने लग जाती है। उस टीचर की आवाज जो होती है वो कम थ्रेटफुल हो जाती है, क्योंकि हमारे पास इतने एग्जाम्पल्स होते हैं ये फील करने के लिए कि हम इंटेलिजेंट है, हम कॉन्फिडेंट है। सो टेक 1 week, identify your characteristics in which you feel weak, and start noticing and practicing in which areas you do that well. कौन से ऐसे areas हैं जिनके अंदर आप beneficial, आप अच्छा करते हैं? That's a very good question. How to manage kids in COVID-19? Shikha, this is a very hard reality जो kids are facing at this time. So some of the things that can be helpful for kids is, first of all, किस age range का बच्चा है, that's very important. One of the things that you can start, agar kids have a lot of energy and you also have a lot of things to do in the house, right? So it can become very hard to manage kids at this time, because homework or बच्चे school भी नहीं जा रहे हैं, so they are filled, they cannot go outside also. So there is a lot of energy that they have in the day that can make it even more harder for them to, be at home. There are some few things that you can do in order to help the kid feel settled. Number one, जो हम सबसे important समझते हैं कि kid should have a routine. This routine should not match कि जो स्कूल वो जाता था उसके अकॉर्डिंग नहीं, या स्कूल वो जाती थी उसके अकॉर्डिंग नहीं, पर आप अपने बच्चे के लिए खुद रूटीन बनाइए। 3 चीजें जो उसको सुबह करनी है, जो भी चीजें आपको लगता है कि उसके रूटीन में होनी चाहिए. So that is number one thing that you can start doing. First is routine. According to your child's developmental age. अगर आपका बच्चा teenager है, then you can give them some agency on deciding, what kind of routine they want. This will also help them in feeling responsible. So invite your kid to collaborate कि बेटा आप अपना कुछ कल के लिए और इस पूरे वीक के लिए रूटीन बनाओ. This also helps our body and mind to relax, क्योंकि हमारी बॉडी और माइंड जो होता है उसे रूटीन की बहुत ज्यादा आदत होती है.
Second thing जो you can start doing is you can ask your child what are the some of the creative things जो वो involve हो सकते हैं जिसके लिए स्कूल टाइम के अंदर जो है उनको टाइम नहीं मिल पाता था. So some of the creative skills that kids can do is वो घर के अंदर उनकी हेल्प हम किस तरह से ले सकते हैं. This will also help in the kids in feeling that they are important part of the family. छोटे छोटे काम करना उनसे उनको कैपेबिलिटी फील होती है, कॉम्पिटेंस फील होती है, कॉन्फिडेंस फील होती है. कोई छोटी सी कुकिंग डिश आप उन्हें बनाने के लिए दे सकते हैं. वो खुद यूट्यूब करके उस चीज को जब ढूंढते हैं और खुद उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उससे उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है उनके साथ. थर्ड चीज जो फैमिली का जो क्वालिटी टाइम है वो किस तरह से आप क्रिएट करें. You can share your kids, because sometimes you're busy with work, sometimes you're busy with things, so we do not get to share our childhood with our kids. So sit with them, share your childhood stories, share your summer vacation stories with them. This will help you in feeling more connected with them, have a conversation with them. So एक तो hobby, एक routine, having creative ways to connect with them. Then because their exercise time has been reduced, जब वो स्कूल जाते थे तो वो इतनी एक्सरसाइज करते थे और अब उनकी एक्सरसाइज जो है बिल्कुल कम हो गई है. So think of new creative ways in which you can engage them in exercise, doing a family exercise together, video conferencing with few cousins and doing exercise together. Think of different exercise, whether it's dancing or other things that they can do. Then manage your own anxiety. When parents are anxious, then kids are anxious. So think of ways in which you are anxious about things that are coming to your child also. So try to think of कि मेरी anxiety कहीं मेरे kids के पास तो नहीं आ रही है. News का consumption थोड़ा कम करें so that you stay informed but don't have too much information about COVID-19. जो relatives हैं, जो family members हैं, जो बहुत ज़्यादा इसके बारे में information share करते हैं, try to avoid them, not like avoid them and unfollow them, but limited information use करें. Positive information seek out करने की कोशिश करें, जैसे vaccine का development, share those discussions with your kid also, but positive information like things are working out. And try to stay in touch virtually. अपने I know कि screen time बहुत ज़्यादा parents होते हैं जो try करते हैं कि बच्चे ना use करें screen. During this time, find कि कितना screen time उनका होना चाहिए. Use the screen time to connect them with friends, and also make them watch movies that were part of your childhood. This will also help them in feeling connected. They are also feeling very alone. So some of these simple steps can help you in making your kid be more involved. Use more physical exercise. झाड़ू पोछा उन्हें करने दे. उससे कॉम्पिटेंस भी आएगी और उनकी एनर्जी जो इतनी है वो भी यूज होगी. Any other question? Probably we can take more. Are there any more questions or maybe a follow-up question? Okay. So how to treat the senior citizen anxiety in COVID-19, as media is showing continuously that COVID-19 caught the senior citizens easily. Exactly. So this is a very hard struggle because media is continuously full of information. Sadly, हमारे जो न्यूज चैनल्स हैं और जो मीडिया है सिर्फ इस टाइप की इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करती है जो नेगेटिव होती है. सो आई वुड एनकरेज जो सीनियर सिटीजन हैं, पहले तो हेल्प देम इन नोटिसिंग some of the information that has been positive. For example, काफी सारे senior citizens हैं जो रिकवर कर पाए. Recently only we saw one कि किस तरह से कि सीनियर सिटीजन किस तरह से रिकवर भी कर रहे हैं. इनफैक्ट काफी सारी कंट्रीज के स्टैटिस्टिक्स, स्पेशली इंडिया के स्टैटिस्टिक्स में भी हमें दिख रहा है कि सीनियर सिटीजन की जो सर्वाइवल रेट है वो ज्यादा है. सो इस तरह की इंफॉर्मेशन उनकी एंजाइटी को लोअर करने में काफी हेल्प कर सकती है. शेयरिंग इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट दैट विल ट्रिगर देम मोर, है ना. Helping them understand that it's important to be safe, it's important to be precautionary at every step, but sharing also statistics that show that a lot of the senior citizens are also improving. This will help in building their confidence
क्योंकि हमारे मीडिया के अंदर और आसपास जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा थ्रेटफुल हमारी बॉडी को लेकर आ जाती है। तो अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन, वो आप किड्स के साथ भी कर सकते हैं, sharing more of the positive information, sharing more of the information that gives us hope will help them in responding to the crisis. फिर helping them और सारी चीजें करने की बजाय rather than watching media or news, you know, because senior citizens can also feel alone, so they most of the time go to watch news all the time. So that is also not something which is healthy. Helping them explore other options in media, टीवी शोज या किसी और टाइप का जो एंटरटेनिंग हो, जो उनका दिमाग सिर्फ उस चीज पे फिक्स नहीं करे बट और सारे एवेन्यूज उनके लिए लेकर आए. दिस कैन ऑल्सो हेल्प encouraging them to do few exercises every day, at least 10 to 15 minutes of exercise will help them in uplifting their mood a lot. So think of ways in which you can give them information that supports them rather than puts them in a situation of threat. शिखा ने क्वेश्चन पूछा था किड्स इन COVID-19. I think we answered that. Hopefully, Shikha, you were able to get the answer for that question on how to manage kids in COVID-19. Senior citizens के साथ भी same ही principles apply हो सकते हैं. In fact, everybody who is struggling with anxiety during COVID-19, there are some few steps that you can do. One is maintaining a routine, even though हमारा बाहर का routine जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टरप्ट हो गया है, हमें अपना पर्सनल रूटीन बनाना बहुत जरूरी है. ब्रिंग बैक ऑल ऑफ द रिचुअल्स जो तुम्हारी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट थे, जैसे ड्रिंकिंग कॉफी एवरी डे, टेकिंग द न्यूज़पेपर. ये सारे आपके रूटीन्स होते थे जो डिस्टर्ब हो गए हैं. इसे हम अपनी लाइफ के अंदर दोबारा कैसे लेकर आए, इसके बारे में आप सोच सकते हैं. तो फर्स्ट इज रूटीन एंड रिचुअल्स. हम सब अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किड्स के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है. Limiting media consumption and trying to focus on information that gives us hope. Planning every week, हर वीक को प्लान करें rather than month को, because things are moving and changing so quickly. So keeping goals short would be helpful. Keeping goals जो इस वीक में कर सकता हूँ उसके बारे में सोचे rather than मैं एक महीने बाद क्या करूँगा. Trying new ways to connect with family. ये सीनियर सिटीजन के साथ भी कर सकते हैं, किड्स के साथ भी कर सकते हैं और अपने साथ भी कर सकते हैं. कोई चाइल्डहुड गेम्स जो आपको बहुत पसंद थे वो अपनी फैमिली के साथ खेलना शुरू करिए. कोई नए गेम्स सोचिए जो आपके चाइल्डहुड के पार्ट थे, जो आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, सीनियर सिटीजन के साथ खेल सकते हैं. दिस विल हेल्प इन फिगरिंग आउट दिस टाइम टू बी मोर ऑफ relationship strengthening and support rather than being negative for it. So ये थोड़े बहुत सजेशंस हैं जो किड्स के लिए अप्लाई होते हैं, वो सीनियर सिटीजन के लिए भी हो सकते हैं. Staying in touch virtually and exercising every day even when you don't feel like, for at least 10 to 15 minutes helps in serotonin level. तो ये नहीं है कि एक्सरसाइज में 1 घंटे से ही शुरुआत करूंगा. Start with 10 minutes and do something fun like dance or there are some apps that allow you to dance do exercises with your family members. Explore those options to do. Any more questions? Okay, give some tips for children and adults with special needs. Okay, so this can be a very hard time, as I understand, for children and adults with special needs, especially because a lot of the support structure जो है वो बहुत ही missing है. हमारे जो चीजें normally available होती हैं, जो support structures available होते हैं, वो काफी ज्यादा जो है वो disrupt हो चुके हैं. So I think one good suggestion would be, especially because रूटीन को फिक्स करना बहुत मुश्किल होता है, रूटीन को हैंडल करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, और वही हमारे को सेफ फील कराता है, वही हमें सबसे ज्यादा इट हेल्प्स अस इन साइकोलॉजिकल strengthening. So this is the most important thing that you can do with children and adults, that even with when other routines are not possible or not happening, then you can build your routine according to the need of the child or the adult. छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर उनका एक रूटीन बनाने की कोशिश करें वीक का. वो सेम रूटीन फॉलो करना बहुत जरूरी है. अदरवाइज जो भी रूटीन फॉलो नहीं होगा, जो भी स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होगा, उससे उनको एंजाइटी और भी ज्यादा बढ़ेगी.
Second thing that can be helpful is touch, hugging, और anxious जब हो तो उसको जब पैट करें हम adults को या को, the sense of touch can be very helpful. Helping you know in containing some of the ways in which you can ground your child. मतलब simple exercises अगर help कर सकते हैं, movement exercise अगर आप करवा सकते हैं, then it can really help in lowering down the anxiety. So जब एग्जाम्स हमारे लवली का क्वेश्चन है, मैम what should we do if we want to concentrate on important tasks like exam on long hour basis? So lovely, the one of the most important things is to realize कि हमारा जो mind होता है वो 45 hours 45 minutes से ज़्यादा concentrate करने में it gets very tired. So thinking of blocks of concentration time, यानी आप अपने जो भी आपको अपना टास्क करना है, जिस भी एग्जाम के लिए पढ़ना है, उसका टाइम डिवाइड करें. 45 minutes of studying and then 5 or 10 minutes of a break. Maybe you take a simple walk. Maybe you go out of the room and you go get some fresh air in the balcony or just have water. This will help your brain to revive back the attention. Then after 10 minutes, start studying again. Meditation, of course, is a very good thing that allows you to be focused and allows you to think about ways to concentrate. But taking breaks is the most important key here. 45 minutes के बाद 10 minutes का break and then coming back. Taking a afternoon nap, अगर आप दिन में पढ़ाई कर रहे हैं या रात में पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर आप 45 minutes का nap लेते हैं, that allows our brain to slow down and revive ourselves. जो हमारे brain के cells होते हैं जो थक जाते हैं, उनको revive करने में और उनको heal करने के अंदर वो help करते हैं. उससे हमारी concentration और attention power बहुत ज़्यादा बढ़ती है. Second और third आप जो चीज़ कर सकते हैं, try to involve multiple senses. यानी अगर आप कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे अंडरलाइन करें, उसे लिखें. ये सिर्फ एक बेसिक टेक्निक नहीं है रटने की, बट इट अलाउज योर बॉडी एंड माइंड. आपके मल्टीपल सेंसेस इस चीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इस चीज के अंदर एंगेज होते हैं. इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है. जब आप मल्टीपल सेंसेस को एंगेज करते हैं, तो टच करके अपने आप को पढ़ें, राइट करके अपने आप को पढ़ें, एंड taking 10 minutes of break, and of course meditation just 5 or 10 minutes a day before you start your studying can be very helpful. So any last question probably? Okay, so it seems like we're almost at the end of our session. It was lovely talking to you, and thank you for having me here, having wonderful questions. Just remember 5 or 6 skills that I have suggested. The number one being engaging with the body. Second thing is focusing on breathing. माइंडफुलनेस की आप एक्सरसाइजेस थोड़े बहुत ऑनलाइन देख सकते हैं. यू कैन थिंक ऑफ वेज टू एंगेज योर माइंड एंड बॉडी इन दैट वे. विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज करें जब आप एंशियस होते हैं किसी अच्छी जगह को, किसी अच्छे मोमेंट को. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सोचिए और उसे प्रैक्टिस करिए. और उसके बाद सेकंड चीज, जो आपकी वीकनेसेस है या जो आपको लगता है कि आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है, उसको और प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए. उसके लिए एविडेंस ढूंढने की कोशिश करिए कि वो सच है या नहीं है. This can help you a lot in dealing with anxiety. Remember, anxiety is as much in body as in mind. So engage your body, exercise, and use some of the skills that I have talked about. Thank you so much for inviting me, and I hope you all gained a lot because I enjoyed speaking to you all. Thank you.